नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 12 का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर मैटर क्या होता है। मैटर हम किसी भी ऐसी चीज को बोलते हैं जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो, जिसका कुछ ना कुछ मास हो। मीन्स एनीथिंग अराउंड अस व्हिच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इज नोन एज मैटर। और उसी मैटर को हम लोग फिजिकल स्टेट्स की बेसिस पे तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, जिनमें से एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैसेस। गैसेस स्टेट के बारे में हम लोग क्लास 11th में चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर में डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। अगर सॉलिड की बात करें तो बेसिकली जब हम लोग वेरियस टाइप ऑफ पार्टिकल्स को कंबाइन करते हैं तो पार्टिकल किस वे में कंबाइन कर रहे हैं, उस वे ऑफ कॉम्बिनेशन की बेसिस पर हमारे पास जो सॉलिड है वो वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं। तो उस सॉलिड के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जहां सॉलिड को हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में। वन इज क्रिस्टलाइन and another one is amorphous. One is crystalline and another one is amorphous. तो देखिए अंतर क्या है, पहले एक बेसिक सा अंतर इनमें हम लोग समझते हैं। कार्बन के हम लोगों ने कुछ एलोट्रॉप्स पढ़े थे, जहां कार्बन के एलोट्रॉप्स में जैसे आपका डायमंड था, जैसे आपका ग्रेफाइट था, जैसे कोल था, लैंप ब्लैक था, डायमंड या ग्रेफाइट, दोनों की दोनों फॉर्म ऐसी होती थी जहां डेंसिटी ज्यादा होती थी, पार्टिकल्स क्लोज होते थे इन कंपेयर टू द कोल एंड लैंप ब्लैक। इसी के साथ साथ कोल और लैंप ब्लैक के कंपैरिजन में डायमंड और ग्रेफाइट की में स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती थी। तो ये जो एलोट्रॉप्स थे ना, इन्हीं एलोट्रॉप्स को आपने जो डायमंड और ग्रेफाइट है इन दोनों को रखा था क्रिस्टलाइन की कैटेगरी में, जबकि कोल और लैंप ब्लैक को रखा था अमरफस की कैटेगरी में। तो जो क्रिस्टलाइन और अमरफस हैं, यहाँ जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है, उनकी स्ट्रेंथ को लेकर के और उनकी डेंसिटी को लेकर के। तो फिर हम लोग बात करते हैं आखिर ये डेंसिटी को लेकर के या स्ट्रेंथ को लेकर के डिफरेंस आया कैसे। तो उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि आखिर क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो देखते हैं। देखिए क्रिस्टलाइन में क्या होता है, कोई भी पार्टिकल सपोज ए, उसके बाद अनदर टाइप ऑफ पार्टिकल बी, अगेन ए, अगेन बी, ए बी, ए के बाद बी, देन ए, देन बी, देन ए, बी, ए, बी, ए, वी, ए, वी। सिमिलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट रिपीट होता है पूरे के पूरे क्रिस्टल में। तो ऐसी कंडीशन में जो बनने वाला सॉलिड होता है उसे आप क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। जबकि इसी की जगह क्या होता है, ए के बाद बी, बी के बाद ए भी हो सकता था, बी भी हो सकता था, मान लो ए आ गया, फिर वी आ गया, यहाँ पे क्या होता बी आ गया, बी के बाद क्या था ए, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए फिर से बी आ गया, फिर से बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर ए आ गया, फिर से बी आ गया, ए। मतलब यहाँ पर क्या है, जो अरेंजमेंट है पार्टिकल का वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। और जब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता तो ऐसी कंडीशन में जो सॉलिड बनता है उसे आप क्या बोलते हैं, अमरफस सॉलिड बोलते हैं। मतलब अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऑर्डर्ड मैनर में है, एक सिक्वेंशियल मैनर में है, तो उसे क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर वो डिसऑर्डर्ड मैनर में है तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे, अमरफस सॉलिड। तो इस डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट को या
रिपीटेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट को, जो ये वेरियस टाइप्स के टर्म्स हैं, इन्हीं को हम लोग कुछ अलग शब्दों से भी यहाँ समझते हैं, अलग नए वर्ड से समझते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं, एक तो होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और जबकि दूसरा होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर वर्ड ही बता रहा है, लॉन्ग का मतलब लंबे समय तक, मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जहां सिमिलर टाइप का अरेंजमेंट पूरे के पूरे क्रिस्टल में रिपीट होता हुआ दिखे, तो उसे आप क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज सेड टू बी द लॉन्ग रेंज ऑर्डर if similar type of arrangement is repeated all over the crystal। अगर पूरे के पूरे क्रिस्टल में एक ही तरीके का अरेंजमेंट रिपीट हो रहा होगा तो फिर उसे क्या बोलेंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलेंगे। जबकि यहां पर देखिए ए वी, लेकिन यहां पर फिर से बी ए होना चाहिए था, लेकिन यहां पे रिपीटेशन क्या हो गया, फेल। मतलब अरेंजमेंट तो यहां पर भी कुछ समय के लिए था, लेकिन वही अरेंजमेंट पूरे के पूरे क्रिस्टल में फॉलो नहीं हो रहा था। तो ऐसी सिचुएशन जहां पे सिमिलर अरेंजमेंट मिलते तो हैं लेकिन थोड़े थोड़े समय के लिए, तो ऐसे अरेंजमेंट को आप बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मीन आप बोल सकते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज सेड टू बी शॉर्ट रेंज ऑर्डर व्हेन ए सिमिलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नॉट रिपीटेड थ्रू आउट द क्रिस्टल। तो अगर एक और डिफरेंस की बात करें क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड में, तो एक तो आता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जबकि जो अमरफस सॉलिड होंगे वो कैसे ऑर्डर को फॉलो करेंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर को। दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में जो कट्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं, जबकि यहां पर कट्स जो होते हैं वो कैसे होंगे, वेरिएबल होंगे। कैसे होंगे कट्स, वेरिएबल, मतलब रफ होंगे। स्मूथ और रफ क्या, जब आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को शार्प एज्ड टूल से, शार्प एज टूल का मतलब कोई भी नुकीली चीज, सपोज दैट आप नाइफ से कट कर रहे हैं, आपने इसे कट करा, और अगर इसे कट करने पर जो दोनों एंड्स हैं वो स्मूथ एंड्स मिले, तो फिर वो सॉलिड कैसा होगा, क्रिस्टलाइन होगा। और अगर इसी की जगह इन्हें काटने पर वो एंड वेरिएबल मिले, थोड़े से रफ मिले, तो फिर ऐसे सॉलिड्स को आप क्या बोल पाएंगे, अमरफस सॉलिड बोल पाएंगे। तो जब स्मूथ एंड मिलते हैं तो सॉलिड कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, जबकि अगर वेरिएबल एंड मिलते हैं तो फिर वो सॉलिड कैसे होते हैं, अमरफस होते हैं। तीसरे अगर डिफरेंस की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो शार्प होते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जबकि अमरफस सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट लाइज इन ए रेंज। इसका मतलब क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जो इनका मेल्टिंग टेम्परेचर है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अचानक से ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेंगे। मतलब इनकी स्टेट में एब्रप्ट चेंज आता है, अचानक से चेंज आता है। मान लीजिए कोई एक सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस है, आपने उसे हीट अप करना स्टार्ट करा तो 40 डिग्री, 45, 50 डिग्री सेल्सियस तक, 55 डिग्री सेल्सियस तक उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे ही वो 60 डिग्री सेल्सियस अचीव हुआ, तुरंत से वो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। मतलब अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आने के बाद, मेल्टिंग टेम्परेचर पर आने के बाद अगर वो अपनी स्टेट को चेंज करता है, एब्रप्ट चेंज आता है स्टेट में, तो फिर हम उन्हें क्या बोलते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और ऐसे सॉलिड को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। तो फिर अमरफस में क्या होगा,
अमरफस में क्या होगा कि भाई अगर मान लीजिए अब इसका मेल्टिंग पॉइंट, कोई आपने सॉलिड लिया और 60 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता, तो आप उसे हीटअप करना स्टार्ट करते तो वो 25 30 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते पहुंचते ही क्या होने लगता, थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगता है। जैसे ग्लास को देखते हैं ना, या प्लास्टिक को ले लीजिए, प्लास्टिक को नॉर्मली आप जब हम लोग हीटअप करना स्टार्ट करते हैं तो हीटअप करते ही वो क्या होने लगता है, लूज होने लगता है, सॉफ्ट होने लगता है। और जब तक वो मेल्टिंग पॉइंट को अचीव करता है तब तक पहुंचते पहुंचते लगभग वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट की बात नहीं करते, वहां पर हम लोग एक रेंज की बात करते हैं कि हाँ कि इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर के बीच में ये चीजें मेल्ट होने वाली हैं। तो जब हम लोग ऐसा बोलें कि जब फिक्स मेल्टिंग पॉइंट की बात करें कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पर कोई भी चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो फिर वो चीज क्या होगी, वो सॉलिड कैसा होगा, क्रिस्टलाइन होगा। और अगर उसकी जगह हम लोग अप्रॉक्स की बात करें, एक रेंज की बात करें, तो फिर वो सॉलिड कैसा होगा, अमरफस होगा। एक और डिफरेंस की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो एन आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। जबकि अमरफस सॉलिड कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। देखिए डिफरेंस तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमें समझना होगा कि ये एनाइसोट्रॉपी या आइसोट्रॉपी होती क्या है। देखिए एनाइसोट्रॉपी होती है कि जब हम लोग किसी क्रिस्टल में वेरियस वेरियस डायरेक्शन में, मान लीजिए कोई भी एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में आप इस डायरेक्शन से गए, इस डायरेक्शन से गए, इस डायरेक्शन से गए, मतलब किसी एक ही क्रिस्टल में जब आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करें और ऐसा करने पर किसी एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑब्टेन होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक नेचर। और अगर इसकी जगह सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑब्टेन होने लगे तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो फिर समझते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक कैसे होगा। तो देखते हैं, मान लीजिए एक अरेंजमेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी के नाम पे हम लोग कलर ले लेते हैं, ये लाइट सर्कल, एक आपका डार्क सर्कल, लाइट डार्क, लाइट डार्क, डार्क लाइट डार्क, लाइट डार्क, अब देखिए आप इस डायरेक्शन में गए तो सिर्फ और सिर्फ डार्क सर्कल की प्रॉपर्टीज मिली, इस डायरेक्शन में गए तो सिर्फ और सिर्फ लाइट सर्कल की प्रॉपर्टीज मिलेंगी, इस डायरेक्शन में आएंगे तो लाइट और डार्क दोनों की प्रॉपर्टीज मिलेंगी। तो जब हम लोग सिर्फ कलर की ही बातें कर रहे हैं तो उस दौरान एक डायरेक्शन में जाने पर सारे के सारे डार्क कलर, दूसरे डायरेक्शन में जाने पर सारे के सारे लाइट कलर, तीसरे डायरेक्शन में जाने पर डार्क और लाइट दोनों। तो इसका मतलब जब आपने एक ही क्रिस्टल में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करा तो एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यूज आपको कैसी मिलने लगी, डिफरेंट मिलने लगी। और ऐसी सिचुएशन को ही आप क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं। अब आइसोट्रॉपी भी समझ लेते हैं। यहां पे तो अरेंजमेंट कैसा होगा, डिसऑर्डर्ड होगा, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो होने वाला है नहीं, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर तो फॉलो होने वाला है नहीं। देखिए मान लीजिए कंडीशन ले ली, शॉर्ट रेंज ऑर्डर फॉलो होता है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट रिपीट होता नहीं है। अब आप इस डायरेक्शन में जाइए, डार्क की भी प्रॉपर्टी मिल रही है, लाइट की भी प्रॉपर्टी मिल रही है।
आप इस डायरेक्शन में जाइए, डार्क की भी प्रॉपर्टीज मिल रही है, लाइट की भी प्रॉपर्टीज मिल रही हैं। आप इस डायरेक्शन में आइए, लाइट की भी प्रॉपर्टीज हैं, डार्क की भी प्रॉपर्टीज हैं। इसका मतलब एक ही क्रिस्टल में जब आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करें तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज की सेम टाइप ऑफ वैल्यूज, सिमिलर वैल्यूज आपको ऑब्टेन हो रही हैं। और जब सिमिलर वैल्यूज का ऑब्टेनमेंट होने लगे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर, तो उसे आप क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। समझ में आया ना कि भाई आपके जो अमरफस क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो कैसे होंगे? एनाइसोट्रॉपिक होंगे, जबकि अमरफस कैसे होंगे? आइसोट्रॉपिक होंगे। इसके बाद अगर अगली प्रॉपर्टी की बात और करें तो आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप बोलते हैं ट्रू सॉलिड। कैसा? ट्रू सॉलिड। जबकि एमरफस सॉलिड को आप क्या बोलते हैं? स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड। बात आती है ऐसा क्यों? देखिए, ट्रू सॉलिड का मतलब है ऐसे सॉलिड जो सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करें। जबकि आपके जो अमरफस सॉलिड है वो कहलाते हैं स्यूडो। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि जो अमरफस सॉलिड होते हैं वो वेरी वेरी स्लोली फ्लो करने की एबिलिटी रखते हैं, जबकि सॉलिड की प्रॉपर्टी फ्लो करने की नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी आपके जो अमरफस सॉलिड हैं वेरी वेरी स्लोली फ्लो करने की एबिलिटी रखते हैं, और इसी वजह से हम लोग अमरफस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड की कैटेगरी में प्लेस करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आइस ले सकते हैं, डायमंड ले सकते हैं, ग्रेफाइट ले सकते हैं। अमरफस सॉलिड के एग्जाम्पल के नाम पे आप प्लास्टिक ले सकते हैं, रबर ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं। यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो आपके जो अमरफस सॉलिड हैं इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड कंसीडर किया जाता है, ऐसा क्यों? मींस amorphous solids are considered as pseudo solid और super cooled liquid, why? या एक और क्वेश्चन बनता है कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं उनके विंडो पैन्स बॉटम पे स्लाइटली थिकर हो जाते हैं इन कंपेयर टू द टॉप, ऐसा क्यों? दोनों ही क्वेश्चन सेम एक्सप्लेनेशन को फॉलो करते हैं। मैंने बोला था कि भाई जो ग्लास है वो किसकी कैटेगरी में आता है? अमरफस सॉलिड की। और अमरफस सॉलिड क्या होते हैं? स्यूडो सॉलिड। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्लोली फ्लो करने की एबिलिटी रखते हैं। तो दोनों के आंसर कैसे करेंगे? बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू फ्लो वेरी स्लोली अमरफस सॉलिड आर कंसिडर्ड एज स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है अमरफस सॉलिड को लेकर। एक होता है आपका अमरफस सिलिकॉन। कौन होता है? अमरफस सिलिकॉन। अमरफस सिलिकॉन जानते हैं ना, SI, अमरफस सिलिकॉन। ये वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोल्टाइक मटेरियल होता है। फोटोवोल्टाइक मटेरियल नाम क्या है? फोटो वोल्टाइक मटेरियल। फोटो का मतलब सनलाइट, वोल्टाइक वोल्टेज से लिया गया, और वोल्टेज मींस इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ऐसा मटेरियल जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और ऐसे मटेरियल में एक अच्छे मटेरियल की तरह, एक वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल की तरह हम लोग यूटिलाइज करते हैं किसको? अमरफस सिलिकॉन। हम लोग अपने इस चैप्टर में सॉलिड्स को पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे थे, जहां हमने क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड में इनको क्लासिफाई किया। इनके बीच में डिफरेंस को देखा कि क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है जबकि अमरफस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। क्रिस्टलाइन में कट्स स्मूथ होते हैं जबकि अमरफस में कट्स वेरिएबल होते हैं। क्रिस्टलाइन में मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं जबकि अमरफस में एक रेंज में लाई करते हैं। क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रॉपिक होते हैं जबकि अमरफस आइसोट्रॉपिक होते हैं। क्रिस्टलाइन ट्रू सॉलिड होते हैं जबकि अमरफस स्यूडो सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन के एग्जांपल में आपने किसकी बात करी? डायमंड की बात करी, ग्रेफाइट की बात करी, जबकि अमरफस के एग्जांपल में प्लास्टिक, रबर या ग्लास की बात करी। इसके बाद अमरफस सॉलिड के बारे में अब हमें आगे इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है।
आगे के जितने भी डिस्कशन होंगे हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड को लेकर। अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के फर्दर क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं इस बेसिस पे कि उन सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से हैं और उनके बीच में ऑपरेट होने वाले फोर्सेस कौन से हैं। नंबर 1, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं और उनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से हैं। उस बेसिस पे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर क्लासिफाई करेंगे। इस बेसिस पे हम लोग जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं तो हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं 4 कैटेगरीज में। नंबर 1, मॉलिक्यूलर सॉलिड। नंबर 2, आयोनिक सॉलिड। नंबर 3, मेटालिक सॉलिड। एंड नंबर 4, कोवैलेंट सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। फोर्स कौन से लगेंगे, इस दुनिया के, इस यूनिवर्स के वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वान डर वाल फोर्सेस। आयोनिक सॉलिड के केस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। फोर्सेस के नाम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इन्हीं को हम लोग आयोनिक फोर्सेस भी बोलते हैं या आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। मेटालिक सॉलिड के केस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होंगे टुगेदर विद इलेक्ट्रॉन्स। इसके साथ साथ जो फोर्सेस होंगे वो होंगे मेटालिक बॉन्ड। फोर्सेस के नाम पे कौन होगा, मेटालिक बॉन्ड। सिमिलरली अगर कोवैलेंट सॉलिड की बात करते हैं तो यहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे एटम्स, जबकि फोर्सेस जो लगते हैं वो फोर्सेस होंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, देखिए हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और उन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बेसिस पे फर्दर 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवैलेंट सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड तब बोला जाता है जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के नाम पे कौन हो, मॉलिक्यूल्स हों और उनके बीच में जो लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो हमेशा कौन से होते हैं, वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इन वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे वो मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे होंगे, लो, और इसके साथ में इलेक्ट्रिकली ये पुअर कंडक्टर होंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड की 4 क्वालिटीज आ गई। पहली बात, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन, मॉलिक्यूल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से लगेंगे, वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेल्टिंग पॉइंट कैसे होंगे, लो होंगे, और ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं। अब वो मॉलिक्यूल्स का नेचर क्या है, उन मॉलिक्यूल्स के नेचर की बेसिस पे ये मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्दर 3 तरीके के होते हैं। नंबर 1, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड।
नंबर 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड नंबर 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन कौन से हो गए ये? नंबर 1 पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नंबर 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नंबर 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। 3 तरीके के ये फर्दर क्लासिफाई हो गए। अब पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड ये किस बेसिस पे आए हैं कि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के नाम पे जो मॉलिक्यूल हैं उन मॉलिक्यूल्स का नेचर क्या है। अगर वो मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल हैं, अगर कोई सॉलिड जो बन रहा है वो पोलर मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है तो फिर उसे क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे। अगर वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बन रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे। और अगर वही सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनता है तो उसी मॉलिक्यूलर सॉलिड को आप क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। देखिए 2 चीजें आई हैं यहाँ पे, एक टर्म आया है पोलर और एक आया है नॉन पोलर। किसी भी मॉलिक्यूल को पोलर या नॉन पोलर कब बोलते हैं? देखिए सिंपली अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, डाई एटॉमिक का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो 2 एटम के साथ कॉम्बिनेशन से बने हो। तो अगर कोई होमो एटॉमिक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उस केस की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो हमेशा कैसा होता है? नॉन पोलर। मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 आए। फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर सकते हैं आयोडीन की, तो यहां पर 2 आयोडीन के एटम एक दूसरे से जुड़े होंगे, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सेम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या आएगा? 0। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है तो फिर मॉलिक्यूल कैसा कहलाता है? नॉन पोलर। अगर इसकी जगह आप किसे ले लें? HCl को ले लें, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस, तो फिर ये जो मॉलिक्यूल बनेगा ये कैसा होगा? पोलर होगा। तो नॉन पोलर कब बोलेंगे? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 आएगा। पोलर कब बोलेंगे? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 नहीं आए। तो फिर जब मॉलिक्यूलर जो आपका सॉलिड है वो अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, अगर वहां कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वांडरवाल फोर्स लगते हैं वो भी सबसे वीकेस्ट टाइप के वांडरवाल फोर्स लगते हैं, जो कौन से होते हैं? डिस्पर्जन फोर्सेस। कौन से? डिस्पर्जन फोर्सेस। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेंगे वो कौन से होंगे? डिस्पर्जन फोर्सेस। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के केस में जो फोर्सेस लगेंगे वो कौन से होंगे? देखिए पोलर का मतलब डाइपोल है, और डाइपोल है तो लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। यहां पर कौन से होंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। यहां तो नाम ही दिख रहा है हाइड्रोजन बॉन्डेड, इसका मतलब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लग रहे होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए ये तीनों के तीनों टाइप किसके थे? मॉलिक्यूलर के। तो फिर मेल्टिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि तीनों के तीनों पुअर कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। तीनों के मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो क्या होंगे? लो रहेंगे। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में HCl की बात कर सकते हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के केस में आयोडीन की बात कर सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की बात कर सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्डेड के केस में आप H2O की बात कर सकते हैं, आइस की बात कर सकते हैं। अब अगर हम लोग दूसरी कैटेगरी पे आते हैं आयनिक सॉलिड। देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की तो बात हो गई कि भाई पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स होंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आयोनिक बॉन्ड। केमिस्ट्री की भाषा में उसी को आप आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो आप इन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोल सकते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं। सिमिलरली फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए टर्म यूज करते हैं कूलाम्बिक फोर्स, तो इसीलिए आप इन फोर्स को कूलाम्बिक फोर्स भी बोल सकते हैं। आयनिक सॉलिड की अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें
स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते थे, इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे, हाई होंगे। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा कंसेप्ट है यहाँ। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के केस में जब आयोनिक सॉलिड स्टेट में होते हैं तब तो ये कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इनके आयंस मूव करने के लिए फ्री नहीं होते। लेकिन जैसे ही इन्हें मोल्टन फॉर्म में ले जाया जाए, मतलब पिघला दिया जाए, या एक्वस फॉर्म में ले जाया जाए, मतलब पानी में घोल दिया जाए, तो दोनों ही कंडीशन में इनके पास जो आयंस होते हैं वो मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं, और फ्री मूवमेंट होने की वजह से वो एक्वस फॉर्म या मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाते हैं। चलिए एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल के नाम पे NaCl हो सकता है, एग्जाम्पल के नाम पे HF हो सकता है, KCl हो सकता है, MgCl2 हो सकता है। सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, आयोनिक सॉलिड के हैं। अब मेटालिक सॉलिड की बात करते हैं। तो मेटालिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है, पॉजिटिव आयन है, और उनके साथ में कौन है, इलेक्ट्रॉन। एनसीईआरटी ने एक टर्म यूज किया है, उसकी भी बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी कहती है मेटालिक सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के केस में, इन केस ऑफ मेटालिक सॉलिड पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयन इज प्रेजेंट इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन के समुद्र में, इलेक्ट्रॉन रूपी समुद्र में पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में किसे लिया है, पॉजिटिव आयन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स को भी। और जब भी मेटल्स होते हैं तो लगने वाले फोर्स कौन से होते हैं, मेटलिक बॉन्ड। लेकिन अगर कभी ऑप्शन में मेटलिक बॉन्ड ना मिले, पहले तो मिलेगा, और अगर ना मिले तो ऐसी सिचुएशन में ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो अपोजिटली चार्ज स्पीसीज, और इसीलिए एक और तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लग सकता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब मेटलिक बॉन्ड नहीं दिया होगा तभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जाएंगे, नहीं तो आप हमेशा कौन सा फोर्स यहाँ पे मानेंगे, मेटलिक बॉन्ड मानेंगे। देखिए मेटलिक बॉन्ड भी खुद में स्ट्रॉन्ग होता है, और इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं, लेकिन आयोनिक के कंपैरिजन में मेल्टिंग पॉइंट्स थोड़े से कम होंगे। इलेक्ट्रिकली कंडक्शन की बात करें तो मेटल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो सब्सटेंस हमेशा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। इसके साथ साथ मेटल की कुछ और प्रॉपर्टी जो आप प्रीवियस क्लासेस से 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे लस्चरसनेस की बात कर सकते हैं, मैलिएबिलिटी की बात कर सकते हैं, डक्टिलिटी की बात कर सकते हैं, सोनोरोसिटी की बात कर सकते हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज भी मेटलिक सॉलिड शो करते हैं। अब हम लोग लास्ट आते हैं कोवेलेंट सॉलिड पे। कोवेलेंट सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम थे, और एटम के बीच में जो लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं ये भी इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट जनरली क्या होते हैं, हाई होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड के नाम पे हमें यहाँ पर दो सॉलिड्स को पढ़ना है, एक है डायमंड, एक तो है डायमंड, तो दूसरा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट। देखिए डायमंड के केस को और ग्रेफाइट के केस को थोड़ा सा समझते हैं ओरली। डायमंड के केस में क्या होता है, हर कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है। एवरी कार्बन एटम इज अटैच्ड टू द 4 अदर कार्बन एटम इन टेट्राहेड्रल फैशन। कुछ इस तरीके से, मान लीजिए एक कार्बन है, एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, फिर रिमेनिंग कार्बन फर्दर 4 कार्बन से अटैच होगा। मतलब इन केस ऑफ डायमंड एवरी कार्बन एटम इज अटैच्ड टू द 4 अदर कार्बन एटम इन टेट्राहेड्रल फैशन। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के क्या हो गए, शेयर हो गए, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस की वजह से ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह बिहेव करता है।
इसके साथ साथ हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है नेचर का, कटिंग पर्पस में यूज करते हैं, ज्वेलरी बनाने में भी इसका यूज करते हैं। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट के केस में जो कार्बन है वो हेक्सागोनल रिंग की फॉर्म में अरेंज होता है, और ये हेक्सागोनल रिंग्स जो हैं वो लेयर्ड फॉर्म में अरेंज होती हैं, और जहां पे जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो किसकी हेल्प से अटैच रहती हैं, वीक वान डर वाल फोर्सेस की हेल्प से, कुछ इस तरीके से। जैसे मान लीजिए एक कार्बन एटम है, ये कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा है, 3 कार्बन एटम से, और ये एक लेयर और ये लेयर एक दूसरे से जुड़ी रहेगी किसकी हेल्प से, वान डर वाल फोर्सेस की हेल्प से। तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि ग्रेफाइट के केस में हर कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्म में एक लेयर्ड स्ट्रक्चर में अरेंज रहते हैं, जहां पे ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं इनके बीच में वीक वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे होते हैं, वीकेस्ट फोर्स है, और वीकेस्ट फोर्स होने की वजह से ये लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। स्लाइडिंग एबिलिटी रखने की वजह से इसको हम लोग यूज करते हैं लुब्रिकेंट की तरह। ये इसका जो नेचर है वो होता है सॉफ्ट, लुब्रिकेंट की तरह, मतलब पाउडर्ड फॉर्म में हम लोग मशीनरीज में यूज करते हैं लुब्रिकेशन, चिकनापन लाने के लिए। दूसरी बात, ग्रेफाइट के केस में भी कार्बन है, और कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2, बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग में चलेगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, फ्री, और ये जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ फ्री इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए। तो इसीलिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर था है, जबकि आपका जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर था। अच्छा, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टर होने की वजह से सेल्स बैटरीज में इलेक्ट्रोड्स को बनाने में हेल्प करता है या यूज होता है। इसके साथ साथ ग्रेफाइट की एबिलिटी होती है कि ये पेपर पे ब्लैक मार्क छोड़ता है, और ब्लैक मार्क छोड़ने की वजह से हम लोग इसे ब्लैक लेड भी बोलते हैं, या लेड पेंसिल में, कच्ची पेंसिल जिसे आप बोलते हैं, उसको बनाने में से यूटिलाइज करते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, जहां हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को कि नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है और उनके बीच में ऑपरेट होने वाले फोर्सेस कौन से हैं, इस बेसिस पे 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था। एक आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा आयोनिक सॉलिड, तीसरा मेटालिक सॉलिड, तो चौथा कोवेलेंट सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन थे, मॉलिक्यूल्स थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वान डर वाल फोर्सेस थे। अगर हम लोग दूसरे की बात करें आयोनिक की, तो वहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन थे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर आयोनिक बॉन्ड्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे। तीसरे की बात करें तो तीसरा कौन सा था, मेटालिक सॉलिड, और मेटालिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल आयंस थे टुगेदर विद इलेक्ट्रॉन्स, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से ऑपरेट हो रहे थे, मेटालिक बॉन्ड। चौथा आपका था कोवेलेंट सॉलिड, जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन थे, एटम्स थे, और उनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से थे, कोवेलेंट बॉन्ड थे। अगर मॉलिक्यूलर की बात करें तो वो फर्दर 3 टाइप का था, एक पोलर मॉलिक्यूलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर। जो पोलर मॉलिक्यूलर था उसके केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जो नॉन पोलर था उसमें डिस्पर्जन फोर्सेस, और हाइड्रोजन बॉन्डेड में हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जो सबसे लो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट्स थे वो किसमें थे होंगे, नॉन पोलर में, उससे ज्यादा पोलर में, उससे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डेड में। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आयोनिक के केस में मेल्टिंग पॉइंट हाई थे क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था। मेटालिक के केस में थोड़े से उनसे कम थे, कोवेलेंट में हाई थे, हाई मेल्टिंग पॉइंट थे या वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स आप बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिकली जो आपके कोवेलेंट थे वो पुअर कंडक्टर होते हैं जनरली, ग्रेफाइटिक एक्सेप्शन रहता है। इसके अलावा जो मेटालिक है वो हमेशा गुड कंडक्टर होते हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो। जबकि आयोनिक सॉलिड फॉर्म में तो पुअर कंडक्टर होते हैं, जबकि
एक्वस या मोल्टन फॉर्म में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह बिहेव करता है।